दोस्तों नमस्कार। इंडियन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है द्विध्रुवीयता का अंत। इसमें हम जानेंगे द्विध्रुवीयता क्या होती है, द्विध्रुवीयता की शुरुआत क्यों हुई और द्विध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। साथ ही हम जानेंगे शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी की क्यों अपनाई गई और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। हम ये भी जानेंगे कि सोवियत संघ रूस क्या था, उसकी प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ रूस का विघटन क्यों हुआ और उसके नतीजे क्या रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं द्विध्रुवीयता क्या थी। देखिए, द्विध्रुवीयता का जो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि शीत युद्ध के दरमियान पूरी दुनिया का दो गुटों में बढ़ जाना, दो ग्रुपों में बढ़ जाना, दो धड़ों में बढ़ जाना द्विध्रुवीयता कहलाता है। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत होती है। शीत युद्ध जो था वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच था। जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने पूरी दुनिया को अपने अपनी तरफ लाने की कोशिश करी ताकि इनकी शक्ति ज्यादा से ज्यादा हो जाए। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया, डर का माहौल उत्पन्न हो गया और दुनिया के बहुत सारे देशों ने या तो यूएसएसआर की तरफ या यूएसए की तरफ जाने में ही अपनी सुरक्षा समझी। इसीलिए पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। एक भाग जो था पूर्वी भाग, इस पूर्वी भाग का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर और जो पश्चिमी भाग था, इस पश्चिमी भाग का नेतृत्व कर रहा था यूएसए। इसी को कहते हैं पूरी दुनिया का दो ध्रुवों में बढ़ जाना या द्विध्रुवीयता की शुरुआत। अब हम जानते हैं कि द्विध्रुवीयता के परिणाम स्वरूप अब हम जानते हैं कि द्विध्रुवीयता ने क्या दिया या द्विध्रुवीयता के उपज क्या रही। द्विध्रुवीयता की उपज के तौर पे जब हम देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई और 1945 में शुरुआत होने के कारण पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई, अमेरिका और रूस की तरफ चली गई। तो इसी तरीके से तीन चीजों की शुरुआत होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। जो ये शब्द हैं विश्व की राजनीति में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और आज भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मगर इन तीनों शब्दों की शुरुआत द्विध्रुवीयता के परिणाम स्वरूप ही हुई, क्योंकि जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी तो अमेरिका का नेतृत्व में जो भी देश आए, जिन देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उन देशों को पहली दुनिया कहा गया। यूएसए के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों को प्रथम दुनिया यानी पहली दुनिया कहा गया। दूसरा, यूएसएसआर के नेतृत्व वाले पूर्वी यूरोप के देशों को दूसरी दुनिया कहा गया, या यूं कहें जो देश सोवियत संघ रूस के नियंत्रण में चल रहे थे वो दूसरी दुनिया कहलाए। और तीसरी दुनिया, जो देश 1945 के बाद आजाद हुए थे और किसी ना किसी देश के गुलाम रहे थे, इन देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा गया। अब हम जानते हैं कि द्विध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। द्विध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। देखिए, द्विध्रुवीयता के अंत का जो अर्थ है वो अर्थ है कि शीत युद्ध की राजनीति खत्म होना, शीत युद्ध की राजनीति खत्म होना, बर्लिन का एकीकरण होना और यूएसएसआर का विघटन होना। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। द्विध्रुवीयता के अंत से सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, बर्लिन का एकीकरण हो गया और यूएसएसआर का विघटन हो गया। इस पूरी प्रोसेस को ही द्विध्रुवीयता के अंत कहा जाता है, क्योंकि जो पूरा शीत युद्ध चल रहा था वो अमेरिका और रूस के बीच था, क्योंकि दोनों देश अपने आप को महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया तो शीत युद्ध का भी अंत हो गया और बर्लिन का भी एकीकरण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये बर्लिन की दीवार क्या थी और ये बर्लिन की दीवार खड़ी क्यों की गई।
देखिए, बर्लिन की दीवार जो है शीत युद्ध के उच्चतम बिंदुओं में जानी जाती है, जिसको 1961 में खड़ा किया गया था, क्योंकि शीत युद्ध अपने शवाब पर पहुंच गया था 1961 में, और बर्लिन में यूएसएसआर और यूएसए ने अपनी शक्ति की जोर आजमाइश की, जिसके परिणाम स्वरूप बर्लिन का विभाजन हो गया और बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई इस तरह से, जिसको कहा गया बर्लिन की दीवार। और ये बर्लिन की दीवार 28 सालों तक खड़ी रही। 28 सालों में ये बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिराई गई, बर्लिन की दीवार गिराया जाना अपने आप में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम था। इसका मतलब ये था, बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद दुनिया में इतनी तेजी से चेंज आए एक के बाद एक, कि विश्व की जो राजनीति थी वो तब्दील हो गई और शीत युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। यानी कि बर्लिन की दीवार के गिरने को शीत युद्ध के अंत के तौर पे देखा जाता है, सोवियत संघ रूस के विघटन के रूप में देखा जाता है। शॉक थेरेपी क्या थी? देखिए, शॉक थेरेपी का सीधा सीधा अर्थ होता है आघात लगाकर निदान करना। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात लगाकर निदान करना। आघात कहाँ लगाना है और निदान किसका करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो शॉक थेरेपी थी ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का एक मॉडल था। ये कैसा मॉडल था? ये एक ऐसा मॉडल था जो कि समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण को बढ़ावा देता था। यानी कि शॉक थेरेपी समाजवादी देश जो कि सोवियत संघ रूस से अलग हुए थे, उनके अंदर समाजवाद को खत्म करके पूंजीवाद को लाने के लिए शुरू किया गया था। इसीलिए इसे कहा जाता है शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी अपनाई क्यों गई थी? इसके अपनाने के जो कारण थे, वो कारण ये थे कि सोवियत संघ रूस से अलग होकर 14 नए देश बन गए थे और इन देशों से अमेरिका ये चाहता था कि समाजवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूंजीवाद आए। दूसरा, ये देश भी ये चाहते थे कि इनके यहाँ जो नागरिक हैं उनको रोजगार मिले, महंगाई कम हो, विकास हो। इसीलिए शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब हम जानेंगे कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? शॉक थेरेपी के परिणाम के तौर पे सबसे पहले ये देखा गया, जो सोवियत संघ रूस से देश अलग हुए थे, उन देशों के अंदर पूंजीवाद और समाजवाद पूरी तरह से, लोकतंत्र पूरी तरह से अपना लिया गया। यानी शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप पहला इफेक्ट ये नजर आया कि जो 14 देश सोवियत संघ रूस से अलग हुए थे, उनके अंदर पूंजीवाद को और लोकतंत्र को पूरी तरह से अपना लिया गया। दूसरा, इसका नतीजा ये हुआ, जिन देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और उनके हालात आर्थिक तौर पर बद से बदतर होते चले गए। तीसरा परिणाम शॉक थेरेपी का ये हुआ कि जो जनता को सपने दिखाए गए थे इस बात के कि जब शॉक थेरेपी अपना ली जाएगी तो आपको संपूर्ण रोजगार मिलेगा, दूसरी बात महंगाई कम हो जाएगी, तीसरी बात विकास तेजी से होगा, चौथी बात पूंजीवादी देशों में जैसे विकास होता रहा है और जिस तरह से वहां के लोग खुशहाल हैं, उसी तरह से शॉक थेरेपी अपनाने के परिणाम स्वरूप इन देशों की जनता भी खुश होगी। लेकिन जनता के सपने मर गए। जनता के सपने पूरे नहीं हुए। चौथा जो परिणाम आया शॉक थेरेपी का वो ये था कि समाजवादी देशों के 90% जो उद्योग धंधे थे, वो उद्योग धंधे कौड़ियों के भाव निजी हाथों को बेच देने पड़े और जिसका परिणाम ये हुआ कि 90% सरकारी उद्योग धंधे प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच दिए गए, जिसको विश्व इतिहास का सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। अब इसका परिणाम ये निकला कि इन देशों में हाहाकार मच गया। पांचवा पर नतीजा ये हुआ कि महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इतनी महंगाई पहुंच गई जब ये 1980
1949 से 1991 में जब सोवियत संघ रूस से अलग हुए थे, उसकी तुलना में 1999 में इनकी हालत सोवियत संघ रूस के साथ रहने के मुकाबले ज़्यादा खराब थी। तो इसका मतलब ये हुआ, शॉक थेरेपी को अपनाने के कारण इन देशों को कोई लाभ नहीं हुआ, और तो और असमानता इन देशों में बेहद बढ़ गई। और असमानता का नतीजा ये हुआ कि इन देशों में गरीबी और अमीरी की खाई बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, बहुत ज़्यादा गहरी होगी। और कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए, शॉक थेरेपी अपनाने वाले देशों के लिए शॉक थेरेपी अपने आप में आत्मघाती सिद्ध हुई, यानी पूर्ण रूप से तबाह कर देने वाली साबित हुई। अब हम बात करते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, सोवियत प्रणाली की शुरुआत एक क्रांति से होती है, और ये क्रांति होती है 1917 में। इस क्रांति का जो नाम था, क्रांति का नाम था बोल्शेविक क्रांति। इस बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूएसएसआर बना, और यूएसएसआर की एक प्रणाली बनी जिसको सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं कि ये सोवियत प्रणाली क्या थी। अपने आप में सोवियत प्रणाली की कई विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं ही इसको स्पेशल बनाती हैं। सोवियत प्रणाली की जो पहली विशेषता है, वो विशेषता ये है कि यहाँ पर एक राजनीतिक दल होगा, एक राजनीतिक दल। यानी सोवियत संघ रूस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल हो सकता था, और उस राजनीतिक दल का ही संपूर्ण देश पर और देश की सभी संस्थाओं पर नियंत्रण होना जरूरी था। सोवियत संघ रूस की जो सोवियत प्रणाली थी, इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि इसमें योजनाबद्ध आर्थिक विकास होना था। योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मतलब है कि राज्य तय करेगा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, और किस मात्रा में उत्पादन किया जाए। यानी राज्य तय कर रहा था कि किस क्षेत्र में विकास करना है, किस प्रकार से विकास करना है। तो ये सोवियत प्रणाली की दूसरी विशेषता थी। सोवियत प्रणाली की तीसरी विशेषता ये थी कि उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण, यानी देश के अंदर जितने भी संसाधन थे देश का विकास करने के लिए, भौतिक, प्राकृतिक, मानवीय या अन्य दूसरे संसाधन, उन सब पर राज्य का नियंत्रण था। निजी क्षेत्रों के लिए या पूंजीपतियों के लिए सोवियत प्रणाली में कोई जगह नहीं थी। सोवियत प्रणाली क्योंकि चाहते थे एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, इसीलिए सभी संसाधनों पर राज्य ने पूरा नियंत्रण रखा, और इन संसाधनों का बंटवारा भी जनता के बीच बराबरी के आधार पर राज्य के द्वारा किया गया। चौथी विशेषता ये थी कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका मतलब ये था कि सोवियत संघ रूस में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, बल्कि हर एक बंदे को ढूंढ ढूंढ कर रोजगार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जैसे कि आप देखते हो कि गली मोहल्ले में चौक पे 4 लड़के खड़े हैं, उस गली में 5-6 लड़के खड़े हैं, कोई इससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, कोई कुछ करता फिर रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके काम पे लगाया जाएगा। जैसा भी किसी बंदे पे जो भी आता है, जो भी वो कुछ कर सकता है, उससे कराया जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेगी, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करेगी। पांचवी जो विशेषता थी सोवियत प्रणाली की, वो विशेषता ये थी कि जो मूलभूत सुविधाएं थी, मूल सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ, जो भी चीजें व्यक्तियों के लिए बेसिक होती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब या तो बेहद कम दरों पर उपलब्ध थी या फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध थी। जैसे कि
बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, बच्चों का लालन पालन, शादी विवाह संबंधी जिम्मेदारियां और घर, ये सभी चीजें उचित दरों पर उपलब्ध कराई गई थी या फिर फ्री उपलब्ध कराई गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को कम से कम खर्चा करके अधिकतम सुविधाएं मिल रही थी और हर एक व्यक्ति काम में लगा हुआ था, तो अर्थव्यवस्था को तेजी से ग्रो करना था। यही बात थी सोवियत प्रणाली की विशेषता के तौर पे। छठी जो विशेषता थी वो ये थी, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी सोवियत प्रणाली में जगह नहीं रखती थी। यानी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होगी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी, कोई विपक्ष नहीं होगा, किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। यानी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, एक पार्टी की तानाशाही, एक पार्टी का संपूर्ण नियंत्रण। यही वजह रही कि आगे चलकर इतनी बेहतरीन व्यवस्था, जिसने 25 सालों में इतना विकास किया जितना 175 सालों में यूएसए ने किया था, उतना 25 सालों में यूएसएसआर ने डेवलपमेंट किया। इसीलिए यूएसएसआर से लड़ रहा था और यही लड़ाई शीत युद्ध के तौर पर जानी जा रही थी। सोवियत संघ के विघटन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, सोवियत संघ आप जानते हैं कि एक देश है, लेकिन विघटन से बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि विघटन का मतलब क्या होता है। विघटन का मतलब होता है टूटना या अलग होना या बिखर जाना। ठीक, सोवियत संघ रूस का विघटन का मतलब सोवियत संघ रूस क्यों टूट गया, क्यों बिखर गया, क्यों, इससे जो इसके अलग अलग राज्य थे वो अलग होकर नए देश बन गए। तो सोवियत प्रणाली के परिणाम स्वरूप जो इतना शक्तिशाली देश बना था सोवियत संघ रूस, उसका विघटन क्यों हो गया, इसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है दोषपूर्ण नेतृत्व। अब दोषपूर्ण नेतृत्व किसका, दोषपूर्ण नेतृत्व सोवियत संघ रूस के अंदर जो नेता थे उनका जो नेतृत्व था वो दोषपूर्ण था, यानी उसमें कमी थी, वो बेकार था, वो खराब था, क्योंकि राज्य के अंदर और सरकार के अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं किया गया था। जो सरकार के नेता होते थे वही देश के नेता माने गए और इन नेताओं ने अपने तरीके से दुनिया के अंदर समाजवाद लाने के लिए अपनी संसाधनों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ रूस की जो माली हालत थी वो लगातार खराब होती चली गई। दूसरा था आर्थिक विफलताएं। आर्थिक विफलताओं का मतलब है कि आर्थिक तौर पर रूस को मिली नाकामयाबियां। इसका मतलब ये हुआ कि शीत युद्ध के दरमियान सोवियत संघ रूस ने हथियारों के निर्माण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया था और ये हथियार इस्तेमाल हो रहे थे दुनिया के अलग अलग कोनों में समाजवाद की स्थापना करने के लिए। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा था, जो सोवियत संघ रूस के लोगों के आर्थिक रूप से कमाया गया पैसा उनके आर्थिक विकास पे लगना था, वो समाजवाद की स्थापना में लग रहा था, वो भी दुनिया के अलग अलग देशों में, और उनके विकास पर वो खर्च नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप रूस की जो हालत थी आर्थिक तौर पर लगातार बेकार होती गई और इसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ रूस विघटन की तरफ चलता चला गया। तीसरा था हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ का मतलब है कि शीत युद्ध के दरमियान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल था कि ना जाने कब शीत युद्ध सशस्त्र युद्ध में यानी कि हथियारों वाले युद्ध में तब्दील हो जाए, और अगर युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध होगा, और परमाणु युद्ध हुआ तो ना अमेरिका जीतेगा और ना सोवियत संघ रूस हारेगा। साथ ही साथ जो इन दोनों ही ग्रुपों के अपने अपने सहयोगी देश थे, चाहे वो यूएसएसआर था चाहे यूएसए था, इन्हें सुरक्षा की रिक्वायरमेंट थी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर ने हथियार बेहताशा बनाए और अपने सहयोगियों को भी दिए। परिणाम स्वरूप सारा पैसा हथियारों के निर्माण पर खर्च हो गया और विकास की मदों पर ये पैसा कम से कम खर्च हुआ और लोगों को लगा कि ये बेवजह
उनके पैसे का, उनके हक का दुरुपयोग किया जा रहा है और दूसरों के विकास पर या उनकी सुरक्षा पर खर्च किया जा रहा है। सोवियत संघ रूस के विघटन का एक और कारण था, वो कारण था अफगानिस्तान का संकट। जो अफगानिस्तान का संकट है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि 1979 में सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान के अंदर समाजवाद की स्थापना करने के लिए अपनी सेना भेज दी। अब जो ये सेना भेजी गई, इस सेना भी एक विशाल सेना थी, बहुत बड़ी वहां पे सेना भेजी गई, लगभग करीब 10,000 के आसपास, और 10,000 में से एक भी सैनिक सोवियत संघ रूस वापस नहीं आया। सोवियत संघ रूस के सभी सैनिक अफगानिस्तान में मारे गए, और जो सैनिक मारे गए लाजमी तौर पर वो किसी के भाई थे, किसी के पिता थे, किसी के पति थे, किसी के कुछ थे। और जब ये डेथ बॉडी रूस जा रही थी तो रूसी लोगों को लग रहा था ये बेवजह हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, और जबरदस्ती हमारे सैनिकों को अफगानिस्तान में भेजा गया मरने के लिए। हमें ऐसा समाजवाद चाहिए ही नहीं जिससे हमारे संसाधनों का दुरुपयोग भी हो, हमारे लोग भी बिना युद्ध के और गैर जरूरी रूप से मारे जाएं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप यहीं से सोवियत संघ रूस से अलग होने की मांग उसके अलग अलग राज्यों में उठने लगी। छठा जो इंपॉर्टेंट कारण था सोवियत संघ रूस के विघटन का, वो था सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ के संविधान में सीधा सीधा एक प्रावधान लिखा हुआ था, यानी एक नियम बना हुआ था कि जब चाहे तब सोवियत संघ रूस का कोई भी राज्य अपने आप को सोवियत संघ से अलग करके स्वतंत्र देश बन सकता है। जब हालात खराब होते चले गए तो सबसे पहले यूक्रेन के बाद बेलारूस के बाद लताविया जैसे तमाम देश सोवियत संघ रूस से लगातार अलग होते चले गए। ये सभी कारण सोवियत संघ रूस के विघटन के लिए जिम्मेदार रहे। अक्सर कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या सोवियत संघ रूस के विघटन के लिए गोर्बाचोव जिम्मेदार थे? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि 1985 में 1985 में गोर्बाचोव यूएसएसआर के प्रधानमंत्री बनते हैं, और जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो रूस की हालत बेहद खराब है, क्योंकि अफगानिस्तान संकट भी हो गया और बर्लिन की दीवार को तोड़ने की भी बहुत ज़्यादा मांगे चल रही थी बर्लिन के अंदर। दूसरी बात, सोवियत संघ रूस के अंदर लगातार आज़ादी के नारे लग रहे थे, वो अपने आप को सोवियत संघ रूस से अलग करना चाहते थे। जब गोर्बाचोव प्रधानमंत्री बने तो इनकी जो अपने आप में पहचान थी वो उदारवादी के तौर पे थी। उदारवादी का मतलब होता है जो लोगों को आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, थोड़ा खुलापन, कम प्रतिबंध को लगाता है। ठीक है, तो उदारवादी के तौर पे इनकी पहचान थी। इन्होंने अपनी जो उदारवादी नीति अपनाई 1985 में, उस उदारवादी नीति के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। इसीलिए सोवियत संघ रूस के विघटन के लिए गोर्बाचोव को भी जिम्मेदार माना जाता है। अब सवाल उठता है कि गोर्बाचोव ने उदारवादी नीति अपनाई क्यों थी? उदारवादी नीति अपनाई क्यों थी? क्यों अपनाई थी, ये सवाल उठता है। अब इसका सबसे पहला जो कारण है कि सोवियत संघ रूस के नेता गोर्बाचोव ने जो उदारवादी नीति अपनाई थी, उसकी जो पहली वजह थी वो ये थी कि सोवियत संघ रूस की जो सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं थी, सामाजिक आर्थिक संस्थाएं थी, वे संस्थाएं लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में नाकामयाब रही थी। तो लाजमी तौर पर मौजूदा हालात से निपटने के लिए गोर्बाचोव के पास एक तरीका था कि लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता और थोड़ी समानता और थोड़ी सी स्थिति अच्छी कर दी जाए ताकि लोग राहत की सांस लें और सोवियत संघ रूस से अलग होने की मांग को टाल दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को जब थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली तो अब वो बहुत ज्यादा या पूरी स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। दूसरी जो वजह थी उदारवादी नीति अपनाने की वो ये थी कि यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो लंबे वक्त से रुकी हुई थी।
अर्थव्यवस्था लंबे वक्त से रुकी हुई थी। अब इसको चलाने के लिए जरूरी था थोड़ा सा उदारवादी अपनाना, यानी कम प्रतिबंध लगाना, जो प्रतिबंध ज्यादा लगे हुए थे उनको हटाना, और पूंजीपतियों को उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। और जब ऐसा हुआ तो उद्योगपति भी और राज्य भी और नागरिक भी सोवियत संघ से पूरी तरह से अलग होने के लिए उतारू हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जब वो पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे तो अपने तरीके से पश्चिमी देशों की तरह विकास करेंगे, खुशहाल रहेंगे। दैट्स व्हाई गोर्बाचोव की उदारवादी नीति के कारण देश अलग होने के लिए तत्पर हो गए। फिर तीसरी बात ये थी कि पश्चिमी देशों के मुकाबले यूएसएसआर पिछड़ चुका था आर्थिक विकास के मामले में, और जो यूएसएसआर के नागरिक थे वो पश्चिमी देशों के अंदर जो डेवलपमेंट किया गया था उस डेवलपमेंट से अपने डेवलपमेंट की तुलना कर रहे थे। तो जब वो तुलना में पाते थे तो वो काफी पिछड़े हुए अपने आप को महसूस करते थे, वो अपने आप को बहुत नीचे का मानना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे इस घटिया स्थिति में वो रहें, इसलिए उन्होंने सोवियत संघ रूस से अलग होने की घोषणा कर दी। चौथी जो उदारवादी नीति को अपनाने का गोर्बाचोव का कारण था वो ये था कि यूएसएसआर पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़ चुका था, पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़ चुका था। अब ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर चलना था, विकास करना था, इसीलिए उसने ये वाली नीति अपनाई। ये सारी की सारी नीति इसलिए अपनाई गई थी कि ताकि सोवियत संघ रूस को बिखरने से रोका जा सके। मगर यही चारों नीतियां गोर्बाचोव की सोवियत संघ रूस से अलग होने में दूसरे राज्यों के लिए मददगार साबित हुई, और परिणाम स्वरूप 1991 आते आते पूरा सोवियत संघ रूस 14 देशों में टूटकर बिखर गया, और दुनिया के नक्शे पर 14 नए देश आ गए, 14 नए देश आ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएसएसआर के विघटन के नतीजे क्या रहे। यूएसएसआर के विघटन के कई परिणाम सामने आए, कई परिणाम सामने आए। इनमें जो सबसे पहला परिणाम था वो था शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि जो शीत युद्ध था दो देशों के बीच था, यूएसएसआर और यूएसए, और जब यूएसएसआर नहीं रहा तो शीत युद्ध भी नहीं रहा, शीत युद्ध खत्म हो गया। यूएसएसआर के विघटन का दूसरा परिणाम ये हुआ कि यूएसए अकेली महाशक्ति बन गया। सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद सोवियत संघ जब अलग हो गया, खत्म हो गया, तो अमेरिका एकमात्र दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरा, और अमेरिका ने दुनिया में अपने आप को महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने के लिए खाड़ी जैसे युद्धों में इन्वॉल्व किया, ताकि यह बताया जा सके कि महाशक्ति के सामने खड़ा होने के नतीजे क्या होते हैं। क्योंकि सोवियत संघ रूस का भी विघटन हो चुका है और अब किसी और देश की अमेरिका के सामने खड़ा होने की कोई औकात नहीं। तीसरा जो परिणाम था वो ये हुआ सोवियत संघ रूस के विघटन का कि हथियारों की होड़ खत्म हो गई। हथियारों की होड़ तो खत्म होनी ही थी, क्योंकि अब यूएसएसआर नहीं रहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध भी नहीं रहा, शीत युद्ध नहीं रहा तो सुरक्षा के लिए खतरा भी नहीं रहा, और जब सुरक्षा के लिए खतरा नहीं रहा तो हथियार किस लिए बनाने। अब देशों ने हथियार बनाने की बजाय विकास की तरफ ध्यान देना शुरू किया। चौथा परिणाम ये हुआ कि विश्व में अमन, चैन, शांति, सुरक्षा की स्थापना हो गई, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति, हथियारों की होड़ की कमी, सोवियत संघ रूस का विघटन, लाजिमी तौर पर दुनिया में अब शांति का बोलबाला हो गया, हथियार और असुरक्षा की भावना खत्म हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। ये सभी नतीजे सोवियत संघ रूस के विघटन के रूप में सामने आए। एक पांचवा जो नतीजा था वो इम्पोर्टेंट ये था कि विश्व के नक्शे पर 14 नए देश आ गए,
और 15वां देश जो बचा वो रूस था। आज जो रूस है वो सोवियत संघ रूस का प्रतिनिधि है। यानी 14 देश नए बनने के बावजूद भी सोवियत रूस नहीं रहा, मगर उसका छोटा रूप रूस रहा और रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।